हेलो फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से स्वागत है बाई स्टडी के मंच पर। जैसा कि आपको बताया कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा, हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है पोषक तत्व। बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है भाई? पोषक तत्व। हम पोषक तत्व पढ़ रहे थे। हमने आपको बताया था पोषक तत्व क्या होता है, कितने प्रकार के ये होते हैं, और यानी कि इनके नाम हमने बताए थे। 7 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, सातों के नाम हम बताए थे आपको। और उसके बाद में हमने क्रम से यानी कि फर्स्ट वाइज जैसे हम पढ़ रहे थे, पहला पोषक तत्व हमने पढ़ा था और वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से जुड़ी हुई हमारी 2 क्लास पीछे आप डिस्क्रिप्शन में जाके यानी कि वापस उन्हें देख सकते हैं। तो यानी कि हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने पढ़ा। आज हम सेकंड नंबर पे पोषक तत्व पढ़ेंगे बेटा, और उसका नाम है भाई वसा। क्या है भाई? वसा। सभी को पता है वसा, और वसा को हम बोलते हैं लिपिड। वसा को हम क्या बोलते हैं भाई? लिपिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिपिड। इंग्लिश में से लिपिड कहते हैं, हिंदी में क्या बोल रहे हैं? वसा कहते हैं, वसा। अगर वसा की स्टार्टिंग करें भाई, सबसे पहले बात आती है कि भाई वसा का निर्माण किससे होता है? वसा का निर्माण किससे होता है? तो देखिए, वसा का निर्माण जो होता है 2 चीज़ों से मिलकर होता है। नंबर 1 जो होते हैं वो होते हैं वसीय अम्ल। क्या होते हैं भाई? वसीय अम्ल। वसीय अम्ल। और सेकंड नंबर जो होता है वो होता है ग्लिसरॉल। क्या होता है भाई? ग्लिसरॉल। तो ये तो बात हो गई निर्माण कि भाई वसा का निर्माण अगर आपसे पूछ लिया जाए किससे होता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से वसा का निर्माण होता है। ऑप्शन में देखो आपको अलग अलग दे देगा, 2-2 का जोड़ा आ जाएगा। वसीय अम्ल प्लस जो भी है फिनोल, वसीय अम्ल और जो भी अलग अलग दे देगा। आपको जो सही ऑप्शन देखना है वो क्या देखना है? वसीय अम्ल के साथ क्या होना चाहिए? ग्लिसरॉल। अगर वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जिस ऑप्शन में भी आपको दिख रहा है बिल्कुल चेप दो आप, ठीक है, भर दो गोला उसमें, वो सही होगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं भाई आगे वसा के बारे में। वसा के बारे में यदि हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम ऑफ लिपिड। वसा का रासायनिक नाम जो कि बहुत ही मोस्ट है, बहुत ही कम लोगों को पता है कि भाई वसा का रासायनिक नाम, क्योंकि वसा और लिपिड तो सब जानते हैं, मगर इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो भाई रासायनिक नाम की यदि हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है? रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है भाई ट्राई एस्टर। क्या होता है? ट्राई एस्टर। ट्राई एस्टर। क्या है भाई? ट्राई एस्टर। याद रखेंगे, वसा का रासायनिक नाम क्या होता है? ट्राई एस्टर होता है भाई। क्या होता है? ट्राई एस्टर। 2 बातें हमने बताई। वसा का निर्माण वसीय अम्ल और किससे हो रहा है? ग्लिसरॉल से। रासायनिक नाम क्या होता है वसा का? वो होता है ट्राई एस्टर। आगे हम बात कर रहे हैं कि भाई वसा जो होती है इसको अवस्था के आधार पर, किसके आधार पर? अवस्था यानी स्टेज के आधार पर। स्टेज यानी अवस्था। अवस्था के आधार पर वसा के प्रकार। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई आगे? अवस्था के आधार पर हम पढ़ रहे हैं वसा के प्रकार पढ़ रहे हैं। अवस्था के आधार पर वसा के प्रकार के बारे में हम आपको बताएंगे कि स्टेज के आधार पर
टाइप कितने होते हैं वसा के, कितने प्रकार होते हैं इसके। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखो आपको बताया गया है पहले भी और आपको सभी को भी पता होगा कि भाई अवस्था के आधार पर कोई भी पदार्थ जो होते हैं मुख्य रूप से उनको 3 भागों में बांटा गया है। ठोस पदार्थ होते हैं, द्रव होते हैं और गैस होते हैं। सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैसेज होती हैं, गैस होती हैं। तो यानी कि यहाँ पे हम बात करें तो यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई वसा के कितने प्रकार हैं। तो देखो वसा के प्रकारों की यदि बात करें हम तो वसा के प्रकार सिर्फ 2 होते हैं। पहली वसा जो होती है उसको हम यहाँ बोलते हैं ठोस वसा। कौन सी वसा? पहली वसा जो है वो है भाई ठोस वसा। ठोस, नाम से ही पता चल गया ठोस है भाई, नाम से पता चल रहा है ठोस। और दूसरी जो वसा होती है उसका नाम है द्रव वसा। द्रव वसा, द्रव वसा। ये कौन सी वसा है? ये ठोस वसा है भाई, ठोस वसा। मगर देखो इनके ठोस और द्रव तो आपको नाम याद रखने ही है, इसके अलावा आपको इनके नाम जो मुख्य हैं वो और अलग से भी नाम है इनके। ठोस वसा को भाई क्या कहते हैं? ठोस वसा को कहते हैं संतृप्त। संतृप्त, संतृप्त वसा के नाम से इसे जानते हैं, याद रखेंगे। और इसे बोलते हैं असंतृप्त। इसको क्या बोलते हैं? असंतृप्त, असंतृप्त वसा। तो याद रखेंगे ठोस वसा को क्या कहते हैं भाई? संतृप्त वसा कहते हैं। जबकि द्रव वसा को क्या कहते हैं? असंतृप्त वसा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई इसमें क्या अंतर है, कैसे ठोस वसा कैसे। तो देखिए यह वसा जो होती है, यह वसा सामान्य, नॉर्मल, सामान्य तापमान, टेम्परेचर, तापमान, नॉर्मल टेम्परेचर, सामान्य तापमान पर, यह वसा सामान्य तापमान पर, सामान्य तापमान भी मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे कितना है भाई सामान्य तापमान। तो देखिए सामान्य तापमान कितना होता है? सामान्य, सामान्य तापमान, और ये सामान्य तापमान कितना होता है? ये होता है लगभग 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि सेंटीग्रेड का जो तापमान होता है वो कितना होता है, यानी वो जो तापमान होता है उसको सामान्य तापमान कहता है। और 25 से, एक कमरे का तापमान भी कितना होता है? 25 से 27 डिग्री। तो याद रखेंगे एक नॉर्मल कमरा जिसमें पंखे, ऐसे नहीं है आप एसी चला दो और फिर आपको 27 मिलेगा, नहीं, यानी कि जिसमें कूलर, पंखे, एसी, ठीक है, ऐसा कोई भी यानी कि साधन नहीं चल रहा है तो उसका तापमान, उस कमरे का तापमान भी कितना होगा? 25 से 27 डिग्री होगा। यह वसा हमने लिखा, यह वसा सामान्य तापमान पर, और सामान्य तापमान कितना है? 25 से 27। यह वसा सामान्य तापमान पर कैसी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में। ठोस, यह वसा सामान्य तापमान पर, सामान्य तापमान पर, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में पाई जाती है, पाई जाती है, पाई जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि यह जो वसा होती है कौन सी वसा? ठोस वसा। इसको हमने क्या कहा? संतृप्त वसा के नाम से इसे जानते हैं। संतृप्त वसा के नाम से इसे जानते हैं, संतृप्त वसा के नाम से। इसे संतृप्त वसा के नाम से भी जानते हैं भाई। तो ये वसा जो होती है सामान्य तापमान पर कैसी होती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। सेम ऐसे ही इसमें हम बात करें तो यह वसा जो होती है वो सामान्य तापमान पर कैसी होगी? द्रव अवस्था में। यह वसा सामान्य तापमान पर
द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो याद रखना है, आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गई कि भाई अवस्था के आधार पर वसा के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। अवस्था के आधार पर कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। सॉरी, अवस्था के आधार पर वसा के कितने, 2 प्रकार हैं। पहली वसा कौन सी है, ठोस वसा, जिसको क्या कह रहे हैं, संतृप्त वसा कह रहे हैं। दूसरी वसा कौन सी है भाई, द्रव वसा है, उसको क्या कह रहे हैं, असंतृप्त कहते हैं। आपको क्लियर सी याद रखना है कि यह जो ठोस वसा होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर कैसी होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होती है, यानी कि ठोस अवस्था में होगी। और अगर हम बात करें कि जो नॉर्मल टेम्परेचर पर यानी कि ठोस अवस्था में न होकर कैसा हो, द्रव अवस्था में अगर जो वसा होती है तो उसे हम बोलेंगे द्रव वसा या असंतृप्त वसा। अब भाई बात आती है कि इनका एग्जाम्पल क्या है। उदाहरण की यदि हम बात करें तो देखो बेटा, उदाहरण की अगर हम बात करेंगे तो इनके उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं कि उदाहरण क्या क्या है, इनके उदाहरण क्या क्या है इनके। देखिए, अगर हम ठोस वसा की बात करेंगे, अगर हम किसकी बात करेंगे, ठोस वसा की, तो इसके उदाहरण भी आपको याद रखने हैं। और इसके उदाहरण हैं यानी कि भाई नारियल का तेल, किसका तेल, नारियल तेल और घी इट इज मुख्य रूप से ये दो, यानी कि ये 2 उदाहरण जो हैं, किस किस का तेल भाई, सॉरी नारियल का तेल एक तो, और घी। हमारे घर में जो घी होता है वो किसका उदाहरण है, वो किसका उदाहरण है भाई, ठोस वसा का यानी संतृप्त वसा का। ये एसएससी सीजीएल में आया था 2016-17 के एग्जाम में आया था ये शायद, कि ठोस वसा जो है ये, यानी कि उस ठोस वसा के ऊपर कैसे क्वेश्चन बना था कि घी निम्न में से है, घी निम्न में से होता है। और वहां पे ठोस वसा नहीं था ऑप्शन में, वहां था संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, और 2 ऑप्शन और दिए गए थे। तो वहां पे जो सही जवाब था वो क्या था, संतृप्त वसा, यानी घी क्या है, संतृप्त वसा का उदाहरण है। अब आप सोच रहे होंगे भाई घी और नारियल का तेल ही क्यों है सर, और क्यों नहीं है, दूसरे क्यों नहीं है, और उदाहरण क्यों नहीं है, सरसों का तेल क्यों नहीं है, यानी कि नारियल का तेल ही क्यों लिखा सर आपने। भाई आपने नारियल का तेल ही क्यों लिखा, आपके माइंड में चल रहा होगा कि इसमें तो सरसों का तेल, मूंगफली का तेल भी लिख सकते हैं, तो ऐसा वो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भाई, देखिए आपको पता है कि हमारे घर में देसी घी जो होता है, हमारे घर में शुद्ध देसी घी, आजकल शुद्ध वैसे कोई अगर हम लेके आए वो देते नहीं है, बड़े मिलावटी देते हैं लोग, ठीक है। कोई उसमें क्या मिला देता है, कोई पता नहीं क्या क्या, ये पक्की बात है। खास आपस में भी यानी लोग ज्यादा मिलावट, क्योंकि प्रत्येक चीज में मिलावट हो रही है, तो देखो घी में भी मिलावट। देखो अगर हमारे पर्सनली हमारे घर में अगर घी है तो उसमें तो वो शुद्ध होगा। और आपको पता है कि उस घी की अगर हम बात करें तो देखो सर्दियों में, जैसे कि दिसंबर और जनवरी के महीने में हम घी को कहीं पर भी रख देते हैं, उसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। अगर हम घी को कहीं भी रख देते हैं तो घी बिल्कुल जम जाता है, जमता है कि नहीं जमता, जम जाता है भाई, घी बिल्कुल जम जाता है। और आपको पता है कि इतना ज्यादा जम जाता है सर्दियों में घी कि उसको चम्मच से, नॉर्मल चम्मच से, आप सोचो प्लास्टिक की चम्मच से निकाल लेंगे नहीं, यानी कि आपको पता है स्टील की चम्मच भी उसको निकालने में मुड़ जाती है। तो यानी कि वो उसको हमने जमाया नहीं है, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर जो यानी कि वो कमरे के तापमान पर ही क्या हो गया, जम गया, यानी ठोस हो गया। और उसी घी की यदि हम बात करें कब, गर्मियों में, अगर हम गर्मियों में उस घी की बात करें तो आपको पता है गर्मियों में वो घी जो होता है हमारा, जैसे मई जून जुलाई के अंदर वो अपने आप ही क्या हो जाता है, उसे गर्म करने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप ही लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो याद रखें, इसीलिए घी कोई भी ऐसा पदार्थ जो अगर ऐसा है, और आपको पता है नारियल का तेल भी जमता है कि नहीं जमता, जमता है। और अगर वो जमता है तो वो कौन सी वसा है, फिर ठोस वसा है। अब आपको पता है कि भाई सरसों का तेल कभी जमता है क्या,
सरसों का तेल नहीं जमता है। सरसों का तेल आप दिसंबर में लेके आओगे तब भी वो नहीं जमेगा, और चाहे आप उसको जून के महीने में लेके आओगे जब भी वो ऐसा ही रहेगा। यानी कि सरसों का तेल चाहे सर्दियों में देखो चाहे गर्मियों में देखो, वो यानी कि हमेशा लिक्विड ही होता है, वो हमेशा तरल ही होता है, इसीलिए वो ठोस वसा यानी संतृप्त वसा का उदाहरण नहीं होगा। अगर जो तेल जम जाता है, अपने आप जम जाता है, फ्रिज में रखने की बात नहीं करेंगे, वैसे ही अपने आप नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि कमरे के तापमान पर ही अगर वो जम रहा है तो वो जम रहा है, तो फिर कौन सी वसा है? संतृप्त वसा। अगर वो जम नहीं रहा है यानी हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही है, जैसे आपको उदाहरण दिया मैंने, यानी क्या, सरसों का तेल जमता नहीं है, और जमता नहीं है इसका मतलब है लिक्विड फॉर्म में रहता है, तरल अवस्था में वो रहता है, हमेशा द्रव होता है वो, तो इसीलिए वो उदाहरण किसका होगा? द्रव वसा का। तो यानी कि द्रव वसा के उदाहरणों की अगर बात करें तो आप समझ गए हैं जितने भी तेल जमते नहीं है वो सब उदाहरण किसके हैं? द्रव के। जैसे कि अभी मैंने कहा सरसों का तेल, सरसों का तेल हो गया। इसके अलावा तिल का तेल जमता है क्या भाई? तिल का तेल भी नहीं जमता, तो तिल का तेल भी नहीं जमता है, इसलिए ये भी किसका उदाहरण है? ये भी किसका उदाहरण होगा भाई? द्रव वसा का। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मूंगफली का तेल जमता है क्या? मूंगफली, तो मूंगफली का तेल भी जमता नहीं है भाई, मूंगफली का तेल। तो यानी कि जो तेल जमते नहीं हैं हमेशा, यानी सर्दियों में भी तरल अवस्था में ही रहते हैं, वो तेल जो होंगे वो किसके उदाहरण होंगे? द्रव वसा के। क्योंकि आपको पता है घी और तेल जो है यही तो मुख्य रूप से वसा है, घी और तेल से ही हमें वसा प्राप्त होती है। आपको पता है ज्यादा घी अगर खाओगे तो वसा आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। कोई भी ऑयली चीज अगर हम खाते हैं, ऑयल यानी तेल में उबली हुई चीज, जैसे समोसे, कचौरी, जो भी फास्ट फूड होते हैं, तो आपको पता है कि यानी कि फास्ट फूड जो होते हैं उनमें वसा होती है। ये बात सही है। मैंने कहा था आपको कि सबसे ज़्यादा वसा जो होती है वो ही एनर्जी हमें देती है, ऊर्जा जो मिलती है हमें वो भी सबसे ज़्यादा वसा से ही मिलती है। मगर आप यानी ये नहीं है कि भाई हाँ सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा से मिलती है तो आप, मैंने कहा कि भाई वसा फास्ट फूड में ज़्यादा होती है। आजकल लोग फास्ट फूड के शौकीन ज़्यादा हैं भाई। आपको पता है कि फास्ट फूड से, यानी कि ये बात सही है, हमें एनर्जी ज़रूर मिलती है, मगर वो एनर्जी जो होती है अगर आप यानी कि डेली इस्तेमाल वो करते हैं तो वो एक्स्ट्रा वसा यानी हमारे एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, और यानी आदमी गोल मटोल हो जाता है, मोटा हो जाता है। मोटा जो होता है आदमी वो भी किसकी वजह से होता है? वसा की वजह से ही होता है, ठीक है। आगे बताऊंगा मैं कि कौन सी वसा जो होती है वो हमारे अंदर पाई जाती है जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है, वो आगे बताएंगे अब आपको। तो याद रखेंगे ये दोनों उदाहरण आपके सामने हैं। क्या बताया? अवस्था के आधार पर हम वसा के प्रकारों को पढ़ा है हमने। दो प्रकार होते हैं भाई, ठोस वसा जिसको संतृप्त कहते हैं, दूसरी कौन सी है? द्रव वसा, जिसे क्या कहते हैं? असंतृप्त वसा कहते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पे, बता दिया आपको कि भाई जो वसा सामान्य तापमान पर, सामान्य तापमान लिख दिया है आपके सामने 25 से लेके 27 डिग्री होता है, और ये यानी सामान्य तापमान पर अगर ठोस अवस्था में है तो वो वसा ठोस होगी, उदाहरण जैसे घी और नारियल का तेल। और अगर द्रव अवस्था में हमने यानी द्रव वसा की हमने जो बात की वो बताया आपको कि भाई जो वसा सामान्य तापमान पर कैसी अवस्था में है, सामान्य तापमान पर अगर द्रव अवस्था में है तो वो कैसी होगी? द्रव। जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, ETC यानी कि इत्यादि, बाकी और भी हो सकता है। मुख्य उदाहरण जो भी है यानी कि जो मुख्य उदाहरण है वो आपको बता दिए गए हैं, तो याद रखना है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि भाई जो वसा है, जो वसा जो होती है इसको हम रासायनिक अवस्था के आधार पर वसा के प्रकार, वो तो अवस्था के आधार पर थे भाई, स्टेज के आधार पर थे वो। हम बात अब करेंगे यहाँ पे किसके आधार पर?
यानी कि केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर भी वसा के प्रकार होते हैं। और ये कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए भाई ये कितने होते हैं, हम बात करेंगे कि ये प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो होती है भाई सरल वसा। नाम से ही पता चल गया सरल, तो सरल ही होगी ये, तो भाई जटिल कैसे होगी, सरल ही होगी। दूसरे नंबर पे जो होती है उसका नाम होता है भाई संयुग्मी। संयुग्मी नाम से पता है, सह यानी साथ, युग्मी यानी युग्म जुड़ रहा है, यानी वसा के साथ कुछ और भी अगर जुड़ गया इसका मतलब होगी कौन सी वसा, वो संयुग्मी वसा, संयुग्मी वसा। और तीसरे नंबर की जो होती है उसे बोलते हैं भाई व्युत्पन्न, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न वसा। कौन सी वसा, व्युत्पन्न वसा। तो हमने तीनों प्रकार बताए आपको, ध्यान देंगे सभी। तीनों प्रकार कौन कौन से हैं भाई, रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक संरचना, रासायनिक हमने अवस्था लिखा है तो देखिए इसको संरचना कर लीजिए, संरचना, रासायनिक संरचना के आधार पर वसा के टाइप, वसा के प्रकार। पहले नंबर पे हो गई सरल, दूसरे पे हो गई संयुग्मी और तीसरे पे हो गई व्युत्पन्न। तीसरे पे क्या हो गई, व्युत्पन्न। अब मैंने कहा नाम से ही पता चल रहा है भाई सरल, कौन सी, सरल वसा। तो सरल वसा है तो ये तो सबसे सरल है, जटिल कैसे होगी, मैंने कहा अभी जटिल नहीं हो सकती। अब सबसे जटिल कौन सी है, तो फिर इसमें सबसे जटिल वसा कौन सी है, तो वो तीसरे नंबर वाली है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न जो वसा है वो सबसे जटिल होती है, और सबसे सिंपल जो होती है वो कौन सी होती है, सरल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। तो याद रखेंगे। अब यहाँ बात करेंगे कि भाई तीनों में डिफरेंस कैसे है, भाई क्या डिफरेंस है तीनों में। तो देखिए ऐसी वसा हमने जर्नल वे में अभी आपको बताया था कि भाई वसा का निर्माण दो चीजों से होता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से वसा का क्या होता है, निर्माण। तो ऐसी वसा जिसके अंदर केवल वसीय अम्ल हो और ग्लिसरॉल हो। क्या क्या हो भाई, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, बस। अगर वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल है जिस वसा में अगर ये दोनों चीजें हैं, इसके अलावा और कुछ चीज नहीं है, तो वो कौन सी होगी, फिर सरल होगी। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि इसका जो निर्माण है, निर्माण वो किससे होता है, वसीय अम्ल, वसीय अम्ल प्लस किससे, ग्लिसरॉल से, ग्लिसरॉल। वसीय अम्ल और किससे होता है बेटा, ग्लिसरॉल से इसका क्या होता है, इसका निर्माण होता है। अब इसके उदाहरण भाई, उदाहरण भी दे देते हैं आपको। उदाहरण जैसे अभी हमने जो ठोस और द्रव वसा के जो उदाहरण पढ़े थे, यानी कि जैसे घी, घी क्या है, घी सरल वसा है। ऐसे ही नारियल का तेल, नारियल तेल, और द्रव वसा के जो उदाहरण थे वो भी किसके अंदर आएंगे, सरल वसा में ही आएंगे वो भी। तो घी हो गया, नारियल तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, सरसों का तेल, सरसों का तेल, तिल व मूंगफली का तेल, मूंगफली का तेल। ये सभी उदाहरण जो हैं वो सिंपल वसा के ही है भाई, यानी कि सरल वसा के ही ये क्या है, ये क्या है भाई, सरल वसा के ही, ये सरल वसा के ही एग्जाम्पल है, सरल वसा के ही ये उदाहरण हैं। अब संयुग्मी की बात करेंगे हम भाई, संयुग्मी वसा। इसके पहले तो निर्माण की बात कर लें, किसका निर्माण क्या होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल तो इसके अंदर होगा ही। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो वसाई कैसे बनेगी, ये दोनों चीजें तो होंगी तीनों में अंदर, ठीक है। व्युत्पन्न में भी ये तीनों यानी दोनों चीजें तो होंगी, संयुग्मी में भी ये दोनों चीजें होंगी, मगर इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी है।
तो वो एक्स्ट्रा अगर देखो मैंने भी कहा था सह 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 यानी सात, सह यानी सात होता है, और युग्म यानी कि युग्म के रूप में, जोड़ों के रूप में अगर कुछ जुड़ जाता है तो फिर बनेगी कौन सी वसा, संयुग्मी। तो भाई इसमें वसीय अमल, कौन सा वसीय अमल होगा, और क्या होगा, गिल्सरोल तो होगा ही, मगर इसके अलावा और भी कुछ जुड़ेगा। तो क्या जुड़ेगा देखते हैं हम, निर्माण किससे होगा इसका। मैं यहाँ पे सरल वसा और यानी कि सॉरी वसीय अमल और गिल्सरोल के बजाय हम सरल वसा भी लिख सकते हैं भाई। इसको यहाँ पे या तो वसीय अमल और गिल्सरोल लिख दो या फिर डायरेक्ट सरल वसा, क्योंकि सरल वसा में क्या क्या होता है, वसीय अमल और गिल्सरोल। तो इसका निर्माण जो होता है वो सरल वसा से होता है, यानी वसीय अमल और गिल्सरोल से होता है। सरल वसा, यहाँ मैंने कहा यहाँ वसीय अमल और गिल्सरोल भी लिख सकते हैं भाई, क्योंकि सरल वसा में ये दोनों ही चीजें होती है। सरल वसा के साथ में यहाँ पे हम एक समूह जोड़ता है यहाँ पे, और उस समूह का नाम है प्रोस्थेटिक समूह। कौन सा समूह, प्रोस्थेटिक समूह। अब आप सोच रहे होंगे ये प्रोस्थेटिक समूह का क्या मतलब है, बताएंगे अभी। तो याद रखें सरल वसा के साथ में यदि कोई भी प्रोस्थेटिक समूह से जुड़ा हुआ, ठीक है, कोई भी प्रोस्थेटिक समूह का अगर कोई यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल अगर जुड़ता है तो यानी कि वो फिर बन जाएगी कौन सी वसा, संयुग्मी वसा। उदाहरण देंगे भाई हम, देखते हैं उदाहरण से आप समझेंगे उदाहरण क्या है। उदाहरण, अब यहाँ पे भाई हम जोड़ देते हैं, जैसे प्रोस्थेटिक समूह का एक सदस्य है प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन, और प्रोटीन को जोड़ देते हैं लिपिड के साथ। लिपिड, ये हमने जोड़ दिया लिपिड के साथ। प्रोटीन को किसके साथ जोड़ दिया, लिपिड। लिपिड यानी क्या है, वसा, वसा ही है लिपिड। तो इसका यानी कि एक नई वसा का यहाँ निर्माण हो गया, और उसका नाम हो गया लाइपोप्रोटीन। क्या हो गया, लाइको प्रोटीन। सेकेंड उदाहरण में हम देख रहे हैं, जैसे फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल प्लस लिपिड। लिपिड तो सेम है, वसा ही रहेगी है। तो यानी कि अब आगे क्या बनेगा, फास्फोलिपिड बनेगा, फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड नाम सुना होगा आपने फास्फोलिपिड का। फास्फोलिपिड याद आ रहा है आपको, फास्फोलिपिड से क्या बनती है, कहाँ होती है फास्फोलिपिड, आपको पता है हमारी जो सेल होती है, कोशिका जो होती है, जितने भी सजीव जो होते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं जितने भी जंतु जो होते हैं, जितने भी प्राणी जो होते हैं, उनकी कोशिका जो झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, क्या, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, कोशिका झिल्ली, उसके अंदर आपको पता है प्रोटीन और फास्फोलिपिड से ही बनती है वो, प्रोटीन और फास्फोलिपिड। तो याद रखेंगे प्रोटीन और फास्फोलिपिड से हमारी कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन का भी क्या होता है, निर्माण होता है। तो यानी कि अब यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई, प्रोस्थेटिक समूह का मतलब शायद आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपको यहाँ देख रहे हैं कि लिपिड लिपिड दोनों में सेम है, यानी वसा तो जुड़ी रही है, मगर वसा के साथ इसमें क्या जुड़ रहा है, प्रोटीन जुड़ रहा है। और यहां यानी कि वसा के साथ क्या जुड़ रहा है, फास्फोरिक अम्ल जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है, फास्फोरिक अम्ल जुड़ रहा है। इसीलिए यानी कि आपको पता है भाई, यहाँ पे तो प्रोटीन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, फास्फोरिक समूह। किसका उदाहरण है ये उदाहरण किसके हो गए, प्रोस्थेटिक समूह के। तो याद रखेंगे, अगर आपको ऐसा यानी उदाहरण पूछा जाता है कि भाई फास्फोलिपिड कौन सी वसा है, संयुग्मी वसा। देखो कैसे भी एग्जामिनर के ऊपर है वो कैसे भी पूछ सकता है,
आपको पूछ ले कि निम्न में से संयुग्मी वसा का उदाहरण है, निम्न में से संयुग्मी वसा का उदाहरण है, और उसमें आपको अलग अलग उदाहरण दे दे तो आपको छांटना है कि यानी कि फास्फोलिपिड हो या लाइपोप्रोटीन हो, यानी कि ऐसा अगर आपको कहीं भी उदाहरण अगर दिख रहा है तो आपको सीधा ही क्या करना है, फिर आपको वहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और अगर घी, नारियल तेल, सरसों का तेल, तिल, मूंगफली का तेल, ये कौन सी वसा के उदाहरण है? ये है सरल वसा के उदाहरण है भाई। किसके उदाहरण है ये सरल वसा के उदाहरण है। अब बात आती है कि भाई ये व्युत्पन्न वसा क्या है, तो देखो व्युत्पन्न वसा जो होती है वो इन दोनों वसाओं का क्या है, कॉम्बिनेशन है। दोनों वसाओं का ही क्या है, कॉम्बिनेशन है। कैसे है? जब सरल और संयुग्मी वसा का अपन करवा दें जल अपघटन। क्या करवा दें? जल अपघटन। तो याद रखेंगे जब सरल और संयुग्मी वसा का जल अपघटन अगर हो जाता है तो फिर निर्माण हो जाता है किसका? व्युत्पन्न वसा का। किसका भाई? व्युत्पन्न वसा का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। कि फिर किसका निर्माण हो जाता है भाई? व्युत्पन्न वसा का क्या हो जाता है? निर्माण। तो ये आपको व्युत्पन्न की अगर बात करें तो व्युत्पन्न में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि भाई व्युत्पन्न में क्या होता है, इसका निर्माण जो होता है इसका वो दोनों वसाओं के जल अपघटन से होता है। सरल व संयुग्मी वसा के जल अपघटन द्वारा जल अपघटन द्वारा। तो व्युत्पन्न वसा का निर्माण किससे हो गया भाई? दोनों वसाओं का जब यानी कि जल अपघटन। जल अपघटन का क्या मतलब है? जल नाम से पता चल रहा है, अपघटन यानी टूटना। जल की उपस्थिति में टूटना ही क्या होता है? जल अपघटन। तो सरल और संयुग्मी वसा का जो यानी कि जब जल अपघटन होता है तो निर्माण किसका हो जाता है? यानी निर्माण होता है फिर व्युत्पन्न वसा का। किसका भाई? व्युत्पन्न वसा का। इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। इसके उदाहरण क्या क्या हैं तो देखिए इसके उदाहरणों में क्या क्या है भाई। उदाहरण देखते हैं इसके। तो इसके उदाहरणों में है यानी कि जैसे हम बात करें इसके उदाहरण क्या क्या है भाई। कौन सी वसा यानी कि व्युत्पन्न वसा होगी? तो कौन सी वसा व्युत्पन्न वसा होगी? तो देखिए व्युत्पन्न वसा में मैंने कहा यहाँ पे इन दोनों वसाओं का क्या होता है, जब जल अपघटन जब होता है तो फिर निर्माण जो होता है वो किसका होता है? व्युत्पन्न वसा का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। किसका? व्युत्पन्न वसा का क्या हो जाता है भाई? निर्माण हो जाता है। अब व्युत्पन्न वसा जो होती है उसके उदाहरणों की अगर हम बात करें तो व्युत्पन्न वसा के उदाहरण क्या क्या हैं भाई? तो देखो व्युत्पन्न वसा के उदाहरणों में हम बात करें तो हमारी जो स्किन है उसमें कौन सी वसा होती है भाई? अभी हम बात कर रहे थे कि हमारी स्किन जो होती है उसमें कौन सी वसा होती है? हमारे स्किन में कौन सी वसा होती है? देखो हमारी स्किन जो होती है इसकी तो जो लेयर है इसके अंदर एक उत्तक पाया जाता है और उसको बोलते हैं बेटा एडिपोज। उत्तक। एडिपोज उत्तक। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एडिपोज उत्तक हमारे कहाँ होता है? हमारी स्किन के अंदर एडिपोज नाम का उत्तक होता है। और इसी एडिपोज उत्तक के अंदर हमारे यानी कि बात करें तो ये वसा हमारे इकट्ठी हो जाती है तो उससे हमारे क्या बढ़ जाता है? मोटापा बढ़ जाता है। मोटापा। याद रखना आपको एडिपोज नाम का उत्तक हमारी त्वचा के अंदर पाया जाता है और इसी वसा के अंदर अगर इस उत्तक के अंदर किसी के अंदर क्या बढ़ जाए यानी कि इस एडिपोज उत्तक में अगर कोलेस्टेरॉल
कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना होगा आपने। ये कोलेस्टेरोल की मात्रा, और ये कोलेस्टेरोल ही उदाहरण है किसका, ये उदाहरण है किसका, व्युत्पन्न वसा का उदाहरण है भाई कोलेस्टेरोल। तो याद रखना है कोलेस्टेरोल जो उदाहरण है वो किसका है, व्युत्पन्न वसा का उदाहरण है, याद रखेंगे। इस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यदि किसी के अंदर बढ़ जाती है, किसके अंदर बढ़ती है ये मात्रा, हमारी त्वचा के कौन से ऊतक में, एडिपोज ऊतक में। क्वेश्चन आया है भाई पेपर में आया है कि कौन से ऊतक में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने से मोटापा बढ़ता है। तो यानी कि वहां आपको करना है एडिपोज ऊतक, क्या करना है, एडिपोज ऊतक में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने से क्या बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। तो याद रखेंगे, आपको पता है मैं अभी बात कर रहा था कि भाई ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये किस में होता है, यानी कि ये ऑयल भाई वसा ही तो है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, वसा है, ये वसा का उदाहरण है। कौन सी वसा का उदाहरण है, ये व्युत्पन्न वसा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, व्युत्पन्न वसा का। और व्युत्पन्न वसा किससे बन रही है, दोनों वसाओं का कॉम्बिनेशन ही तो क्या है, दोनों वसाओं का कॉम्बिनेशन ही तो क्या है, ये क्या है, व्युत्पन्न वसा। तो याद रखना आपको, दोनों वसाओं का कॉम्बिनेशन, यानी कि दोनों वसाओं का जब जल अपघटन होता है तो निर्माण किसका होता है भाई, व्युत्पन्न वसा का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। आज के टाइम में आपको सभी को पता है ज्यादातर फास्ट फूड ही लोगों को क्या है, पसंद है। कहीं पर भी जैसे शादी ब्याह में जाते हैं, शादी या कोई भी फंक्शन में अगर हम जाते हैं, ज्यादातर एक साइड में अलग से ही ये स्टॉलें लगी होती है फास्ट फूड की, जहाँ पे समोसे, कचौरे, या फिर हम बात करें जितने भी फास्ट फूड है, यानी कि गोलगप्पे, सबसे ज्यादा भीड़ गोलगप्पे पे, ठीक है। हम बहुत ही ऊंचाई से भी एक गोलगप्पा भी वहां अगर मिल जाता, क्योंकि वहां पे फ्री में मिल रहा है, इसीलिए क्या होता है, लोग बाग, महिलाएं ज्यादा, ठीक है, महिलाएं आपको पता है वैसे उनका मुंह नहीं खुलता है, मगर वहां पे गोलगप्पे अगर जितना बड़ा आ रहा है, कितना भी, यानी कि फुल साइज मुंह खोल के और पूरे गोलगप्पे को एक साथ रखती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी फास्ट फूड जो हम खाते हैं, बर्गर, इडली, यानी कि इडली, डोसे, फलाना दिखाना, जितने भी चीजें हैं, ये सब इनमें क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। आपको पता है खा तो लेते हैं, फिर मोटापा, मैंने कहा भाई ऊर्जा भी सबसे ज्यादा यही, यानी वसा ही देती है, ऊर्जा भी हमें क्या देती है, वसा ही देती है। फिर आप कहोगे गुरुजी फिर हमें तो ऊर्जा भी चाहिए, और फिर हमें अगर ऊर्जा चाहिए तो हम तो फास्ट फूड फिर खाना गलत क्यों है, लोग बाग तो ये कहते हैं फास्ट फूड खाना गलत है। देखो उसका, यानी कि हमें रेगुलर इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं उनको यानी कि हर दिन उनको बर्गर चाहिए, वो खुद भी बर्गर का जैसा गोल हो रहे हैं। बहुत से मैंने देखे हैं ऐसे बिल्कुल मोटे, यानी कि 100 किलो से ऊपर उनका वजन है, और फिर भी वो रोज बर्गर खा रहे हैं। तो यानी कि हमें रोज फास्ट फूड खाना ये रोज गलत होता है, ठीक है। कभी कभार अगर खाते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है, मगर रोज खाना गलत होता है। और सबसे बड़ी बात है कि भाई मोटापा फिर क्यों बढ़ जाता है। देखो हमने एक बर्गर खा तो लिया, यानी कि हमने खूब पराठे, जैसे मूली के पराठे या फिर आलू के पराठे बने हैं घर में, हमने खा लिए, खूब खा लिए दबा के। उस दिन एक और पराठा, मम्मी ने कहा ले बेटा एक और खा ले, कोई बात नहीं, आज बने पराठे, रोज तो नहीं बन रहे हैं। तो यानी कि उस दिन हम क्या होता है, एक और खा गया, तो एक और खाने के बाद यानी गले तक भर लिया हमने। तो यानी कि मूली के पराठे हैं, उसके बाद तो आपको पता है फिर सिलेंडर जो लीक करता है आपको बहुत खतरनाक तरीके से। तो यानी कि फिर परमाणु बम भी उसके आगे शायद फैल हो जाए, विषैली जहरीली गैसें निकलती है भाई। तो कहने का मतलब है कि लोग खा तो लेते हैं, मगर फिर उसके लिए उसका जरना, यानी कि जरावट होना, जिसको हम कह सकते हैं पाचन, उसका पाचन जब तक नहीं होगा तब तक हमें ऊर्जा कैसे मिलेगी भाई भोजन अंदर चला गया, मगर चला गया तो आपको पता है कि उसका पाचन भी तो हो। उसका बगैर पाचन हुआ, आपको पता है जब पाचन ही नहीं होगा उसका, तो हमें कैसे मिलेगी ऊर्जा। और पाचन आपको पता है कि भाई पाचन जो करता है, हम बताएंगे आपको, पाचन तंत्र पढ़ाएंगे तब और भी डिटेल से बताएंगे। और पाचन में आपको पता है हमारे लीवर जो होता है, हमारा लीवर, उसकी अहम भूमिका होती है, लीवर की, यकृत की अहम भूमिका होती है। और भाई आपको पता है कोई भी आदमी अपने ऊपर ले लो, आपको अगर आपकी कैपेसिटी 50 किलो वजन उठाने की है और आपके ऊपर 150 किलो वजन डाल दिया जाए, फिर आप काम करेंगे क्या, आप दब जाएंगे उसी के नीचे। तो यानी कि जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है, आपको बताया यकृत की भी आपको
वो पाचन करता है, मगर आप उसके ऊपर पूरा एक साथ यानी कि 5 पराठे एक साथ अगर आप डाल दोगे, बर्गर डाल दिया, उल्टी सीधी चीजें आप डाल देते हो, वो अकेला बेचारा कैसे करेगा उसका पाचन। तो यानी वो सही से पाचन कर नहीं पाता। अब भोजन तो चला गया, अब आप सोच रहे हो कि हमने खा लिया तो चलो कोई बात नहीं सुबह निकल जाएगा, बोले सुबह नहीं निकलता, निकलता उतना ही है जिसका पाचन होता है। अगर पाचन नहीं हुआ है तो आपको पता है कि वो सुबह निकल भी नहीं सकता। अब वो चला गया शरीर में तो वो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होगा हमारे शरीर में। तो वो एडजस्ट कहाँ होता है, तो वो एडजस्ट कहाँ होता है भाई, इसी उत्तक में एडजस्ट हो जाता है फिर वो। तो एक्स्ट्रा भोजन जो होता है वो एडिपोज में इकट्ठा हो जाता है और फिर हमारी तोंद लटक जाती है भाई, और फिर क्या बढ़ जाता है हमारा, यानी कि हमारे शरीर में मोटापा बढ़ जाता है। तो याद रखेंगे मोटापा किसकी वजह से बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में यानी कि बढ़ जाने से। और ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ जमा होता है, हमारी त्वचा के एडिपोज नाम के उत्तक में। कहाँ, एडिपोज नाम के उत्तक में ये जमा हो जाता है। तो याद रखेंगे कोलेस्ट्रॉल जो उदाहरण है वो किसका है, व्युत्पन्न वसा का ये क्या है, उदाहरण है भाई। तो याद रखना है आपको, व्युत्पन्न वसा का ये क्या है, उदाहरण है, याद रखना है। अब यहाँ पे उदाहरण में हमने यहाँ लिख सकते हैं एक कोलेस्ट्रॉल है इसका उदाहरण, कोलेस्टेरोल, कोलेस्ट्रॉल। एक और है वो है अर्गेस्टेरोल, अर्गेस्टेरोल, अर्गेस्टेरोल। इसके अलावा और भी उदाहरण है भाई, इसके नाम सुना होगा आपने टेस्टेस्टेरोन का, टेस्टेस्टेरोन। हाँ आपको समझ में आ रहा होगा, टेस्टेरोन का नाम तो सुना आपने। और भी उदाहरण है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। और भी उदाहरण है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। ये मुख्य उदाहरण है किसके भाई, ये मुख्य उदाहरण किसके हैं, व्युत्पन्न वसा के। कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता चल गया। ये सभी जंतु जो होते हैं, जितने भी यानी कि प्राणी होते हैं, उनकी त्वचा के अंदर पाई जाने वाली वसा कौन सी होती है, कोलेस्ट्रॉल होती है। याद रखेंगे सभी जंतुओं की संचित वसा, सभी जंतुओं की संचित वसा किसको कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कहते हैं बेटा। अब क्या बच गए, जंतुओं का नंबर आ गया, अब क्या बच गए, पेड़ पौधे बच गए भाई, पेड़ पौधे बच गए। अब पेड़ पौधे भी तो मोटे होते हैं, आपने देखा होगा कुछ पेड़ पौधों का तना बहुत मोटा होता है, कुछ पेड़ पौधों के तने क्या होते हैं, पतले होते हैं। तो आपको पता है ऐसे ही जैसे मनुष्य, आपको पता है मनुष्य कुछ बिल्कुल एकदम पतले होते हैं, स्लिम होते हैं, कुछ यानी कि आपको पता है ऐसे ही चाहे लड़के देख लो, लड़कियां बिल्कुल पतली स्लिम लड़कियां भी होती हैं, और आपको पता है आइटम यानी कि बहुत मोटी यानी कि एटम बम भी ऐसी काफी मोटी लड़कियां भी होती हैं। तो यानी कि वही है, ऐसे ही पेड़ पौधों में भी है भाई। तना क्या होता है पेड़ पौधों का, बहुत से पेड़ पौधों का तना मोटा हो जाता है और कुछ पेड़ पौधों का तना पतला होता है। तो यानी कि पेड़ पौधों में भी क्या होती है, वसा पाई जाती है। जैसे हमारे अंदर वसा है कौन सी, कोलेस्ट्रॉल, ऐसे ही पेड़ पौधे में भी कौन सी वसा है, अर्गेस्टेरोल। तो अर्गेस्टेरोल किसकी वसा है, ये पेड़ पौधों की वसा है भाई, पेड़ पौधों के अंदर पाई जाती है ये पेड़ पौधों में। तो ये वसा किसमें पाई जाती है, पेड़ पौधों में पाई जाती है ये वसा, कौन सी, अर्गेस्टेरोल। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन, ये पुरुषों का जनन हार्मोन है भाई, पुरुषों के अंदर पाया जाने वाला जनन हार्मोन, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है ये भाई, पुरुषों का हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन नाम सुना होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों जो हार्मोन है ये महिलाओं में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, महिलाओं में। याद रखेंगे महिलाओं का जो ओवेरी होता है, अंडाशय जो होता है, ओवेरी के द्वारा, अंडाशय के द्वारा स्रावित होते हैं ये दोनों हार्मोन। कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जबकि यानी कि हमारे द्वारा यानी कि पुरुषों के अंदर एक यानी कि पाया जाता है हमारा प्रमुख जनन अंग जिसको कहते हैं, और वो है बेटा वृषण। क्या है, वृषण, वृषण, टेस्टी जिसे कहते हैं वृषण। तो वृषण के द्वारा क्या स्रावित होता है, ये होता है स्रावित टेस्टोस्टेरोन, ये निकलता है वृषण से निकलता है। ये हमारे अंदर वृषण कितने होते हैं, 2 वृषण पाए जाते हैं
ऐसे ही महिलाओं में एक जोड़ी यानी 2 अंडाशय पाए जाते हैं। ये टॉपिक आएगा बेटा, आगे टॉपिक आएगा, हम पढ़ाएंगे इसको, वृषण को और अंडाशय को भी पढ़ाएंगे, तब आपको और डिटेल से पढ़ाएंगे। फिलहाल आपको इतना याद रखा है कि भाई टेस्टोस्टेरोन तो है पुरुषों का हार्मोन, जनन हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसके हार्मोन है? ये हार्मोन है भाई किसके? ये महिलाओं के हार्मोन है। ये किसके हार्मोन है? महिलाओं के हार्मोन है, याद रखना है। तो इस प्रकार से ये तीनों वसाओं हमारी कंप्लीट होती है। तीनों वसाओं की हमने बात की, सरल वसा, दूसरी कौन सी? दूसरी कौन सी भाई? दूसरी हमने की बात सहयुग्मी वसा की। दूसरी बात किसकी की है? दूसरी बात की है हमने किसकी? दूसरी बात की है सहयुग्मी वसा। ये आ गई आपकी सहयुग्मी वसा में। और यानी कि फर्स्ट नंबर पे जो हमने बात की वो किसकी? सरल वसा। तो पहले नंबर पे हमने सरल वसा पढ़ी है, दूसरे पे हमने सहयुग्मी पढ़ी है, और तीसरे पे हमने क्या पढ़ी है? व्युत्पन्न वसा हमने पढ़ी है। तो यानी कि ये किसके उदाहरण थे? ये किसके आधार पे थे? रासायनिक संरचना के आधार पर हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ लिपिड। इसके पहले हमने यानी कि स्टेज के आधार पर पढ़े थे कि स्टेज यानी अवस्था के आधार पर वसा 2 प्रकार की होती है, ठोस और द्रव वसा, जिसे संतृप्त और असंतृप्त के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से यानी कि अगर बेटा वसा से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं होगा। 1-2 बातें और बच रही है वसा से जुड़ी हुई, वो हम आपको बताएंगे, अभी बताएंगे वसा से जुड़ी हुई बातें। तो यानी कि देखो कुछ बातें और भी हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन जो आगे मैं बात बता रहा हूं ये बिल्कुल पेपर में आए हुए क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है आपको पता है? हाथी की जो त्वचा है बहुत ही मोटी होती है भाई। हाथी की त्वचा क्या होती है? बहुत मोटी होती है। मगरमच्छ की अगर बात करें तो मगरमच्छ की त्वचा भी क्या होती है? बहुत मोटी होती है। ऐसे ही घड़ियाल की त्वचा भी बहुत मोटी होती है। ऐसे ही अगर बात करें हम किसकी? व्हेल मछली की। व्हेल मछली तो यानी कि ब्लू व्हेल जिसे बोल रहे हैं व्हेल मछली, उसकी भी त्वचा बहुत मोटी होती है। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि जितने भी मोटी त्वचा वाले जंतु हैं, मोटी त्वचा वाले जंतु, अरे भाई मोटी त्वचा वाले जंतु, अब ये उसके उदाहरण आपको पता ही है। मोटी त्वचा वाले जंतुओं के उदाहरण क्या क्या हैं भाई? इनके उदाहरणों का पता है आपको, मैंने बता दिया अभी। जैसे हाथी की त्वचा मोटी होती है, ऐसे ही अगर बात करें मगरमच्छ की त्वचा भी क्या होती है? मोटी होती है। ऐसे ही घड़ियाल की अगर बात करें, घड़ियाल तो इसकी त्वचा भी मोटी होती है। ऐसे ही व्हेल मछली भी जो होती है इसकी त्वचा भी मोटी होती है, व्हेल मछली। एक और मछली जो होती है काफ़ी वो मोटी होती है उसकी भी, उसका नाम है डॉल्फिन। क्या है भाई? डॉल्फिन मछली। डॉल्फिन मछली, ये भी मछली है, डॉल्फिन मछली। तो यानी कि मगरमच्छ हो गया, हाथी, मगरमच्छ, घड़ियाल, व्हेल मछली, डॉल्फिन, इन सभी की त्वचा कैसी होती है? इन सभी की त्वचा कैसी होती है भाई? मोटी होती है। तो क्यों होती है मोटी? ऐसी क्या कारण है? कौन सी वसा इनके अंदर पाई जाती है? वहां पे आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं करना है। मानव यानी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है। ये जो मोटी त्वचा वाले जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है भाई? एक अलग से वसा का लेयर, एक अलग से वसा की परत पाई जाती है इनके अंदर, और उस परत का नाम बहुत ही मोस्ट है, वो है बेटा ब्लेवर। क्या है? ब्लेवर। याद रखेंगे, पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, कई बार आ चुका है बेटा पेपर में कि मोटी त्वचा वाले जंतुओं के जो होते हैं उनके अंदर निम्न में से कौन सी वसा का आवरण पाया जाता है? तो उस आवरण को क्या बोलते हैं? ब्लेवर कहते हैं। याद रखेंगे, जितने भी मोटी त्वचा वाले आपके सामने हैं स्क्रीन पे, कि जितने भी मोटी त्वचा वाले जंतु होते हैं उनकी त्वचा के नीचे एक वसा का स्तर पाया जाता है, एक वसा का आवरण पाया जाता है, और उस आवरण को क्या कहते हैं भाई? ब्लेवर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लेवर। याद रखना है, क्या कहते हैं भाई? ब्लेवर। एक और बात, लास्ट बात मैं यहां कर रहा हूं अब, और लास्ट बात वो ये है, आपको पता है भाई कि छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे
जिनकी 6 महीने का बच्चा है, साल भर का, 2 साल, ठीक है, तो 2-3 साल के बच्चे जो होते हैं, 6 महीने के जो बच्चे होते हैं, जो हष्ट पुष्ट बच्चे जो पैदा होते हैं, आपने देखा होगा उनकी स्किन के आगे, उनकी स्किन को छू के देखा आपने, बहुत ही मुलायम गदगदी टाइप की त्वचा होती है। अगर बच्चा तंदुरुस्त है, एकदम नहीं है पतला, एक तो दुबला पतला होता है, इसकी हड्डियां हैं, हड्डियां निकली होती हैं, वो तो फिर अलग बात है। हम बात कर रहे हैं एकदम तंदुरुस्त बच्चे जो होते हैं, उनकी त्वचा यानी कि काफी, यानी उनकी भी बहुत ही गुदगुदी टाइप की होती है, बहुत ही स्पंजी टाइप की त्वचा होती है, उनको छूने में मजा आ जाता है एकदम, यानी कि ऐसा लगता है कि हाँ एकदम गद्दे की तरह, बिल्कुल सॉफ्ट उनकी त्वचा, हमारी तरह थोड़ी होती है, हमारी इससे बिल्कुल डिफरेंस होती है बच्चों की त्वचा। तो आपको पता है, ये तो आपने अनुभव किया होगा, करना कभी, आपको बताइए, घर में बच्चे होते हैं, पड़ोसी के बच्चे से भी आप, ठीक है, गोद में उठा के उसको देखना, अगर बच्चा तंदुरुस्त मोटा, मगर मोटा अट्ठा कट्टा है, उसकी त्वचा बड़ी एकदम मुलायम होगी, सॉफ्ट होगी, और उसको छूने में बड़ा मजा आ जाता है भाई। तो भाई उनके अंदर भी एक अलग से वसा होती है, उसके अंदर भी क्या होती है, एक अलग से वसा होती है, और यानी उस वसा का नाम जो है वो है भूरी वसा। भूरी वसा पाई जाती है भाई। बहुत ही मोस्ट बात है, ये किस में होती है, ये होती है मानव शिशु में, मानव शिशु, याद रखना है, मानव शिशु के अंदर। अब ऐसे नहीं है कि 10 साल का हो गया फिर वो शिशु नहीं रहा, मानव शिशु की बात कर रहे हैं हम, छोटे बच्चों की। तो याद रखेंगे, मानव शिशु के अंदर कौन सी वसा होती है, भूरी वसा, और भूरी वसा की वजह से ही वो सॉफ्ट त्वचा उनकी पाई जाती है। देखो एक और, ये भूरी वसा एक और जगह पाई जाती है, और ये पाई जाती है ऊंट में। किसमें, ऊंट के अंदर भी क्या पाई जाती है भाई, भूरी वसा पाई जाती है ऊंट के अंदर भी। ऊंट का जो निकला होता है, आपने देखा होगा, कूबड़, जो ऊपर जो निकला होता है वो कूबड़ होता है, और कूबड़ जो होता है ऊंट का कूबड़ जो निकला होता है ऊपर, उस कूबड़ के अंदर भी कौन सी वसा होती है भाई, भूरी वसा ही पाई जाती है। तो दोनों जगह याद रखना आपको, मानव शिशु में पूछ ले कौन सी वसा होती है, भूरी वसा। अगर आपको पूछ ले ऊंट के कूबड़ में कौन सी वसा होती है, भूरी वसा, तो याद रखना आपको, मानव शिशु में भी भूरी वसा होती है, और ऊंट के कूबड़ में भी भूरी वसा होती है। और इसी वसा की वजह से ऊंट जो होता है वो यानी कि अधिक दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। ये तो सभी ने हमने सुना है कि भाई ऊंट बिना पानी पिए रह सकता है कुछ दिनों तक, 10-15 दिन भी अगर हम उसको पानी न पिलाएं तो वो नहीं मरता है। 10-15 दिन हम नहीं रह सकते, हम तो एक दिन भी नहीं रह सकते हैं भाई। व्रत करते हैं जब भी, पानी तो पीते हैं 1-2 बार, मगर पानी के बिना तो नहीं रह सकते हैं। इसलिए आपको पता है, ये कहा गया है कि जल ही जीवन है। क्या कहा गया भाई, जल ही जीवन है। आपको पता है, ऐसा नहीं कहा गया भोजन ही जीवन है। भोजन के बिना हम भी रह सकते हैं, ठीक है, कोई भी रह सकता है भोजन के बिना। हम 5-7-10 दिन, ठीक है, महीने भर भी रह सकते हैं। अगर आप भोजन महीने भर भी नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं। हाँ ये है, शरीर आपका दुबला पतला हो जाएगा और आप में एनर्जी नहीं बचेगी, बाकी मरेंगे नहीं, मगर जल के बिना तो हम मर जाएंगे। हाँ, ऊंट नहीं मरेगा अगर 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन हम उसे नहीं पिलाएंगे पानी, तो नहीं मरेगा। देखो आपको पता है, जब हम बच्चे थे तब माइंड में एक चीज आती थी कि ऊंट के अंदर, कोई कहता था, हमें ऐसा सुन लेते थे किसी से कि ऊंट के अंदर एक थैली होती है, बड़ी सारी थैली, उसको एक साथ भर लेता है, फिर एक एक थोड़ा थोड़ा एक एक गिलास करके निकालता है वो, ठीक है, और धीरे धीरे उसमें से निकाल के चलता रहता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हमें पता चला है, आपको भी पता चल गया होगा। और याद रखें, ऊंट के अंदर कोई थैली नहीं पाई जाती, इतनी बड़ी कोई थैली नहीं होती है। आप सोचो कि उसके अंदर भर लेता है पानी, नहीं, ऐसी कोई थैली नहीं होती है। ऊंट को आपको पता है किसकी वजह से प्यास नहीं लगती, क्योंकि उसके अंदर कौन सी वसा पाई जाती है भाई, भूरी वसा। और इसी वजह से मानव शिशु को भी यानी कि प्यास नहीं। अरे 6 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा पानी पिलाता है क्या उसको? हमें पानी नहीं पिलाते, सिर्फ माँ का दूध। 6 महीने तक क्या होना चाहिए, बच्चे को सिर्फ मदर का मिल्क यानी मदर मिल्क ही पिलाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। मगर आजकल की महिलाएं जो होती हैं वो अपना दूध नहीं पिलाती, बाहर का दूध पिलाते हैं। अपने बॉडी का यानी कितना ख्याल, देखो बच्चों से ज्यादा उनको अपनी बॉडी का ख्याल होता है।
तो यानी कि याद रखें, माँ का दूध जो होता है वो सबसे पौष्टिक आहार है। 6 महीने तक बच्चे को पानी नहीं पिलाते हैं। पानी नहीं पिलाना, आप सोचो 1 महीने का बच्चा आप उसको पानी पिला रहे हैं, नहीं, उसको प्यास नहीं लग रही है, हमारी तरह प्यास नहीं लगती उसको। क्यों नहीं लगती? क्योंकि उसके अंदर भी क्या है, उसके अंदर भी भूरी वसा है। तो आपको पता है 6 महीने तक पानी पीता ही नहीं है बच्चा यानी 6 महीने तक पानी नहीं पीता। 6 महीने के बाद आप उसे पानी, अब आप सोचो हम 6 दिन क्या, हम 6 घंटे भी बिना पानी के नहीं रह सकते। और जो छोटे बच्चे जो होते हैं वो 6 महीने तक आप उसे पानी मत पिलाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, और पानी पिलाना भी नहीं है भाई, ठीक है। अगर आपके बच्चे हैं, अभी आप मम्मी नहीं बनी है, पापा आप नहीं बने हैं, तो आपको याद रखना है, अगर जब भी आपको मौका मिलेगा, मम्मी पापा आप जब बनेंगे, तो लगभग 6 महीने तक बच्चे को पानी नहीं पिलाते हैं। 6 महीने तक सिर्फ क्या पिलाते हैं, माँ का दूध ही पिलाते हैं भाई। और याद रखेंगे, आप ये सोचो यार इसको प्यास लग रही होगी, नहीं लग रही उसको प्यास। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि उसके शरीर में मैंने बता दिया क्या है भाई, भूरी वसा। जैसे कि ऊंट के अंदर भी क्या है, भूरी वसा। इसीलिए इसी भूरी वसा की वजह से यानी कि मानव शिशु को और ऊंट को क्या नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है। क्या नहीं लगती? प्यास नहीं लगती। तो ये मोस्ट बातें थी वसा से जुड़ी हुई। जितनी भी मोस्ट बातें वसा से जुड़ी हुई हैं वो सारी बातें हमने क्लियर कर दी। ये 2 बातें आपको याद रखनी है, बहुत ही अच्छी बातें हैं, और बहुत ही दोनों की दोनों बातें पेपर में आ चुकी है भाई, याद रखना है। मोटी त्वचा वाले जितने भी जंतु होते हैं उनकी त्वचा के नीचे एक वसा का आवरण होता है, और वसा का आवरण कौन सा होता है, ब्लेवर होता है। कौन सा होता है? ब्लेवर। और यानी कि उसके बाद मैंने कहा कि मानव शिशु और ऊंट के कुबड़ में कौन सी वसा होती है भाई, भूरी वसा होती है। इसी वसा की वजह से मानव शिशु और ऊंट को प्यास नहीं लगती। तो ये वसा का यानी कि हम पढ़ रहे थे वसा, ये चैप्टर हमारा वसा का यहाँ खत्म होता है। अगला यानी कि हम बात करेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम तीसरे नंबर का पोषक तत्व पढ़ेंगे, उसका नाम होगा बेटा प्रोटीन। क्या होगा? प्रोटीन। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटीन। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, नमस्कार, ठीक है। तो यानी कि अगली क्लास का वेट करें आप, और अगली क्लास में हमारा टॉपिक होगा प्रोटीन। धन्यवाद, थैंक यू।